अच्छा, जो आज हमने सीखना है, अगर आप सबका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है और समझ भी लग गया है, तो आज कुछ बातें हम सीखते हैं नेक्स्ट लेवल की और फिर क्वेश्चन करते हैं। हमने डेली बेस पे कुछ बातें करनी है कॉन्सेप्चुअल, वो आपने अपनी समरी में ऐड कर लिया करनी है, और हम 1 या 2 सवाल कर लिया करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम 1 नहीं 2 सवाल हमें करने पड़ेंगे इसको जल्दी खत्म करने के लिए। और मेरी कोशिश है कि मैं मुहर्रम से पहले कोशिश है कि इसको किसी हद तक साइड पे लगा दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सॉरी, हमने बात की अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में। ये बात बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा कि ये सब पता होता है आपको, बट फिर भी शायद किसी को ना पता हो तो इसलिए बता दी जाती है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर गिवन है, अगर गिवन ही नहीं है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स गिवन है, हम अगर तो वो गिवन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। कहां गिवन है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो याद रखो जो डेटर्स गिवन होंगे वो ग्रॉस डेटर्स होंगे। फिर कौन से डेटर्स होंगे? ग्रॉस डेटर्स होंगे। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन है तो जो डेटर्स होंगे उसके साथ वो कौन से होंगे? ग्रॉस डेटर्स, मतलब उसमें से फिर प्रोविजन माइनस नहीं। अगर ये एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो, इसका मतलब क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो फिर जो डेटर तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही होंगे। फिर वो जो डेटर की अमाउंट होगी वो नेट डेटर्स हुआ करेगी। ओके की बात? अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट गिवन हो, और गिवन भी कहां पर है? अगर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही है तो फिर डेटर्स की अमाउंट जो होगी वो ग्रॉस होगी, ग्रॉस गिवन होगी कहीं ना कहीं। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, इसका मतलब है वहां से उन्होंने माइनस कर दिया और नीचे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया। और हम इसको दो तरह से डील करते हैं। अलाउंस का डिफरेंस लेंगे तो फिर ग्रॉस डेटर्स लेंगे, और अगर नेट डेटर्स का डिफरेंस लेंगे तो फिर अलाउंस के बैलेंस को इग्नोर कर दे। यही सीखा है हमने। अलाउंस फॉर बैड डेट्स अगर लेंगे तो ग्रॉस डेटर्स लेंगे, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को इग्नोर करोगे तो फिर नेट डेटर्स ले। ओके की बात? दोनों अलाउ है। सेम एज इट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात है। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन है तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो उनकी कॉस्ट गिवन होगी। ऐसा होता है ना, कॉस्ट ऊपर लिखी होती है फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी होती है। तो अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन है तो जो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू? कॉस्ट। और अगर या तो गिवन ना हो या एडजस्टमेंट में गिवन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, तब जो आपके नॉन करंट एसेट गिवन है वो उनकी नेट बुक वैल्यू होगी। नेट कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू या जो मर्जी कह लो। मतलब अक्यूमुलेटिव है ही नहीं, क्वेश्चन पूरे के अंदर है ही नहीं, फिर वो बुक वैल्यू गिवन है उन्होंने माइनस करके साइड पे कर दिया। ठीक है, ये दो बातें होगी। तीसरी बात, अगर आपको एडजस्टमेंट के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की, आपने अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। आपको एक चीज एक जगह से नहीं मिल रही तो किसी और जगह से ले ली जाएगी।
एक चीज आपको चाहिए, वो आपको एक अकाउंट से नहीं मिल रही, फौरन सोचना है, क्योंकि एक चीज दो अकाउंट में आती है, तो दूसरे अकाउंट में जाओ, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपको चीज। आपको कम से कम तीन जगहों से पता होना चाहिए। मुझे एक, आपको याद होगा हमने एक डेप्रिसिएशन में सवाल किया था जिसमें फाइंड करना था कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल। हमने डिस्पोजल का लेजर बनाया, उसमें सिर्फ एक ही चीज गिवन थी। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया, वहां से फाइंड की डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर हमने एसेट का लेजर बनाया था, वहां से फाइंड किया था उसकी कॉस्ट डिस्पोजल की। फिर आकर डिस्पोजल का लेजर बना था। तो इसलिए आपको अपना मतलब पूरा करने के लिए अगर किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े, मतलब किसी और अकाउंट में जाना पड़े, तो चले जाना, घबराना नहीं है। तो ये एक लिंक होगा जिस जो आपको डायरेक्ट सबको पता होगा। मुझे एक चीज चाहिए, सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर इंडिकेशन है कि डिस्पोजल हुआ है, इंडिकेशन है डिस्पोजल हुआ है, लेकिन गेन या लॉस नहीं बताया हुआ। अब हम फौरन सोचेंगे अगर डिस्पोजल हुआ है, गेन या लॉस तो होना चाहिए, या जीरो लॉस गेन होगा। हम फौरन सोचेंगे अच्छा कहां से फाइंड करूं, डिस्पोजल के लेजर से। हम डिस्पोजल के लेजर में गए, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी हमने सोचना चाहिए कहां से मिलेगी। ये आपने सोच के साथ बढ़ना है। अगले आपके 3 टॉपिक इसके ऊपर, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलती कहां से है। अब अगर मुझे गेन और इसके बारे में क्या हो सकता है, नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर गिवन है तो ओके इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। अब कॉमन सेंस से कैसे पता चलेगा, वो कहेगा 500 वाला एसेट मैंने 600 का बेच दिया, या 500 का एसेट मैंने 450 का बेच दिया। ऐसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई हिंट बताया होगा। तीसरा नंबर, डिस्पोजल का लेजर बना लूंगा, डिस्पोजल का लेजर बना लूंगा। लेकिन ये डिस्पोजल का सारे लेजर बना लूंगा, बट अदर देन एक्सचेंज। मैं एक्सचेंज के बारे में आपको अलग से बात बताऊंगा, एक्सचेंज की बात बिल्कुल सेपरेट बताऊंगा, और आपने भी कैश फ्लो में उसको सेपरेट डील करना है। अब डिस्पोजल का लेजर बनाना आता है, 2 तरह से बना सकते हो, या बुक वैल्यू पे बना लो, मतलब कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नेट करके लिख दो, या कॉस्ट यहां पे लिख दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दो, कैश नेट करके यहां पे लिख लो। ये मैंने क्या लिखा है नेट करके, ये क्या होता है बताएं, कौन बता रहा है। मैंने कहा कैश नेट करके लिख ले, क्या चीज नेट होगी इसमें से, हाँ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एक चीज होती है। ये जो नेट का मतलब है, ये क्या मतलब है, कॉस्ट ऑफ। ऐसे सवालों से वास्ता पड़ा था या नहीं, मैंने तो आपको एक ही बात है, आप IAS 16 तैयार कर लो, आपकी पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी, सिर्फ IAS 16 पूरी अकाउंटिंग सैर करवाएगी। और मजे की बात बताओ, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, जो सारे टॉपिक है ना मैं रिवाइज करवा दूंगा, वो इनके अंदर ही रिवाइज हो जाएंगे। जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तकरीबन आपके 80% चीजें सबकी रिवाइज हो जाएंगी, गवर्नमेंट ग्रांट की, इंपेयरमेंट लॉस की, थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया, वो भी रिवाइज हो जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा वैसे ही आपको पता चल जाएगा अच्छा हमने करना क्या है। तो जब आप वापस जाओगे तो तकरीबन 90% चीजें रिवाइज हो चुकी हैं। अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, गेन भी हो सकता है। अच्छा क्या इस लेजर के अंदर कोई चीज है जो कैश फ्लो की हो, कैश फ्लो की कोई आइटम है, ये भी है और ये भी है। ये जो कैश है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम है, कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल, और गेन या लॉस एडजस्टमेंट की आइटम है। तो अगर आपको गेन यानी गेन या लॉस गिवन है तो ठीक है, वरना लेजर बना लेंगे। अगली बात बताने लगा हूं, एक्सचेंज के बारे में बताने लगा हूं, याद रखनी है वो बात। एक्सचेंज का पता तो है ना, एसेट के बदले एसेट।
इसकी स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। कैसे? लेजर्स के अंदर तो ये लाजमी जाता है, लेजर्स के अंदर इंक्लूड होता ही होता है। जाहिर सी बात है, आपका एसेट डेबिट हुआ है तो एसेट की डेबिट साइड पर जाएगा, एसेट क्रेडिट हुआ है एसेट की क्रेडिट साइड पर जाएगा। लेजर में ये जरूर इस्तेमाल होगा। कैश फ्लो के अंदर आपने सिर्फ ये देखना है एनी कैश पेड या रिसीव्ड। एक्सचेंज के केस में अगर आपने ना इसका एडिशन लिखना है ना उसका डिस्पोजल लिखना है, लेजर में नहीं, कैश फ्लो के अंदर सिर्फ आपने उस पूरी एक्सचेंज की एंट्री में देखना है कैश कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। वो कहते हैं मैंने 10,000 वाला एसेट दिया था, 8,000 वाला लिया, मैंने ऊपर से 2,000 भी दिया, तो आउटफ्लो क्या लिखोगे? सिर्फ 2,000। क्या इसके अलावा उनका जो एक्सचेंज हुआ है कैश फ्लो हुआ है? तो दूसरा एक्सचेंज के केस में गेन या लॉस भी कंसीडर करेंगे। पता है गेन या लॉस कैसे फाइंड करोगे? उसकी एंट्री पास कर लेना एक्सचेंज की, वहां से आपको मिल जाएगा। गेन या लॉस कहां से मिलेगा? एंट्री एक्सचेंज की एंट्री आती है या भूल गए? न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation डेबिट, ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश दिया है तो क्रेडिट और लिया है तो डेबिट, और जो डिफरेंस आएगा वो एचपीएल में जाएगा। एंट्री पास कर लेना। तो एक्सचेंज का ये केस स्पेशली डील करना अपने लेजर में जरूर जाएगा। अगर आप एसेट का लेजर बना रहे हो ना, उसमें डेबिट क्रेडिट जरूर होगा। इन कैश फ्लो के अंदर ना परचेज आएगा ना इसका डिस्पोजल आएगा, सिर्फ दो चीजें इसकी कंसीडर होंगी, एक जो कैश इन्वॉल्व है और दूसरा जो उसका गेन या लॉस आएगा। नंबर 3, नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बता देता हूं, डेप्रिसिएशन के बारे में। मैं हर एक चीज को अलग अलग डील करूं, बस कर रैंडमली रहा हूं। जो आपके फॉर्मेट में चीजें लिखी है ना, उस हर एक को डिस्कस करूंगा कि ये चेक चीज क्या होती है, इसमें कैश फ्लो कैसे नजर आएगा, वो भी बताऊंगा कि वो जो हम वर्किंग कैपिटल का चेंज क्यों लेते हैं, वर्किंग कैपिटल का चेंज क्यों लेते हैं, हमें कैसे पता चला कि उतना कैश फ्लो हुआ, हम क्रेडिटर का चेंज क्यों लेते हैं, जैसे प्रीपेड का डिफरेंस ही क्यों लेते हैं, वो साथ एक 5 मिनट का लेक्चर है, वो भी जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, गेन लॉस तो रिवर्स इसलिए करते हैं ना क्योंकि उसको नॉन कैश बना देते हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं, बट होता ये है हम क्या लिखते हैं, परचेज ऑफ नॉन कैश लिखते हैं। ये भी एक आया तो है ना हमारे पास, तो ये पूरा हमने कैश नहीं दिया, क्या पूरा कैश, तो इसको परचेज के मीनिंग में शामिल नहीं करेगी क्योंकि पूरा कैश तो दिया ही नहीं आपने। तो इसलिए इसकी पूरी कॉस्ट कैश के नाम से नहीं लिखेंगे, सिर्फ उतना लिखेंगे जितना कैश इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि डिस्पोजल के बदले क्या कैश आया है हमें, एक्सचेंज के बदले सिर्फ एक कैश होगा, या आया होगा या गया होगा, दोनों की जगह पर सिर्फ एक कैश होगा। वरना एक नॉर्मल एसेट हम खरीदे तो आउटफ्लो होता है, बेचे तो इनफ्लो होता है, लेकिन ये स्पेशल केस हो गया क्योंकि या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और अगर कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का केस सबसे पहले देखें, या तो गिवन होगी, अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं होगी ना तो आप ऐसा करना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना के वहां से फाइंड कर लेना। ये लेजर बनाना आता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना आता है। अच्छा, कोई मुझे इसकी कंप्लीट आइटम बना सकते हैं, कंप्लीट आइटम्स। नंबर 1, ओके, कैरी डाउन, ओके है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ओके है, डिस्पोजल, ओके है, पीपीई, ओके है, चुप कर गए हो। जब सेल होता है, अच्छा जब सेल होता है तो क्या होता है,
उसकी एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल। ये हो चुका है। इकरा रीवैल्यूएशन सरप्लस के केस, रीवैल्यूएशन जब एसेट करते हो उसकी पहली एंट्री क्या पास करते हो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर रहे हो किस नाम से? पीपी के नाम से। ये है इसका कंप्लीट लेजर। इसके अलावा एक चीज आ सकती है अगर कोई एरर हो तो, इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं आता। ये मैक्सिमम चीजें हैं, ठीक है। जब कोई रीवैल्यूएशन का चक्कर या चुक्कर हो तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना होता है। ये लेजर बनाएंगे, मतलब आप इस दुकान से आपको ये चीजें मिल सकती हैं। ये जितनी भी चीजें हैं ये इस अकाउंट से आपको मिल सकती हैं। कभी जिंदगी में इनकी जरूरत पड़ जाए तो इधर आपको मिल जाएगी चीज। अकाउंट बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत है तो आपने फौरन सोचना है किस लेजर से मिल सकती है। ओके होगी बात। तीसरे नंबर पर वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग कौन सी भला? डेप्रिसिएशन की, जो हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं फाइंड करते थे। ये कब होता है? अगर आपके पास ब्रॉडऑन्स भी गिवन हो, कॉस्ट वगैरह गिवन हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो। अगर रेट वगैरह गिवन है तो आप वर्किंग कर सकते हो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की। चौथा नंबर मुश्किल तरीन, कॉमन सेंस। अच्छा, कॉमन सेंस से मुराद यह कि उसने आपको कॉस्ट भी दे दी, बुक वैल्यू भी दे दी। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, या उसने हमें क्या कर दिया कि उसने कहा जी पिछले साल बुक वैल्यू ये है, इस साल बुक वैल्यू ये है। पता है मुसलसल 2 सालों की बीवियों के दरमियान जो फर्क होता है ना वो डेप्रिसिएशन का होता है। मतलब साल के शुरू में बुक वैल्यू ये है, उसी साल के एंड में बुक वैल्यू बता दी, तो वो उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट बुक वैल्यू से अगले साल की बुक वैल्यू का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो कॉमन सेंस से भी हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। ओके होगी बात। आगे बढ़े फिर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज का हमारा टारगेट कुछ और भी है। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल का अकाउंट बताया हुआ है, बताओ कैपिटल अकाउंट किस एक्टिविटी का हिस्सा है? फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई, लोन को कहते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म फाइनेंस लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन। रनिंग फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अच्छा, रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ओके की बात। रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। क्रेडिटर्स आ गया जी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। कुछ बुजुर्ग ऐसा करते हैं कि ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के भी डिफरेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं कि ये कहता है ये टोटल इक्विटी है। जो जमान से पूछ लेते हैं, जमान भी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का डिफरेंस किस एक्टिविटी में जाएगा? हाँ जी, किस एक्टिविटी में जाएगा? एसेट। क्या? ऊंची आवाज में। अब यहां पता चल जाएगा, मैं तो ऐसे सोच रहा हूं कि कोई और चीकू होगा। ओ भाई, ये ऊपर वाले का टोटल गिवन है, इसका कुछ नहीं करना हमने। ये ऊपर कैपिटल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और क्रेडिटर का टोटल करके लिखा हुआ है। और कुछ बुजुर्ग ऐसा करते हैं, इसको इसका डिफरेंस लेकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख कर आते हैं, क्योंकि इक्विटी लिखा हुआ है ना। आगे फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट किस एक्टिविटी का हिस्सा है? इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। अच्छा, ये जो 3 महीनों से कम होगी
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, किसमें? और उसको वो कहते हैं वो मोर लिक्विड इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी एसेट मोर लिक्विड से क्या मुराद है? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। मोर लिक्विड एसेट किसे कहते हैं? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। स्टॉक एंड ट्रेड कहां जाएगा? स्टॉक एंड ट्रेड वर्किंग कैपिटल। डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन, नेट ऑफ प्रोविजन, डेटर्स गिवन है, किस में जाएगा? वर्किंग कैपिटल में। कैश एट बैंक, कैश एंड टोटल एसेट्स, ये हम सबका टोटल किया हुआ है। प्रॉफिट आपको दे दिया, कहते जी प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दे दिया। मोहम्मद अली विद ड्रॉ 3120 फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग भी बता दी, क्लोजिंग भी बता दी। तो बताओ ऊपर जो एसेट्स गिवन है वो बुक वैल्यू है या कॉस्ट है? ये जो फिक्स्ड एसेट्स की ऊपर वैल्यू गिवन है और नीचे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, ऊपर वाले फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू पर गिवन है या कॉस्ट पे गिवन है? अभी अभी मैंने बताया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हो तो जो नॉन करंट एसेट्स होंगे वो कॉस्ट पे गिवन है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर गिवन हो तो फिर वो अमाउंट क्या होगी? वो माइनस करके बाहर बताया। पहली दो बातें बताई यही हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर ये अमाउंट्स फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर होती तो वो कॉस्ट होता। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है, एडिशनल डाटा में बताया हुआ है। तो ये ऊपर बुक वैल्यू गिवन है, नीचे वो बताता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बताओ ऊपर वाले डेटर्स नेट है या ग्रॉस है? ने लिखा हुआ जालिम ने लेकर लिखना ना तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा आप बताओ क्या करोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप अलाउंस का डिफरेंस लोगे तो डेटर ग्रॉस करने पड़ेंगे। क्या आप डेटर ग्रॉस करने आते हैं आपको? ये जो प्रोविजन गिवन है ना, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग प्रोविजन ओपनिंग में ऐड कर दो, क्लोजिंग प्रोविजन क्लोजिंग में ऐड कर दो, ग्रॉस डेटर बन जाएंगे। अगर आप अलाउंस को इग्नोर कर दो तो वो जो नेट डिफरेंस है, अब हम क्या करेंगे? डेटर अगर हमें नेट गिवन होंगे तो अलाउंस इग्नोर कर देंगे, अगर अलग अलग गिवन आगे तो फिर दोनों को ले लिया करेंगे ताकि दोनों की प्रैक्टिस हमारी जिंदा रहे। अक्सर नहीं समझ लग रही? दोबारा बता देता हूं। डेटर्स के बारे में हमने कल से बल्कि तीसरा दिन हो गया जी एक ही बात पढ़ रहे हैं। डेटर्स की दो ऑप्शन है, नेट डेटर्स लो तो अलाउंस इग्नोर कर दो। हमें ऊपर नेट गिवन है तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरी लाइन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं दिल कर रहा, आप कहते नहीं मैं मुझे अच्छा लगता है ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज अलाउंस लिखना, तो लिख दो। फिर इनको नेट में वापस ऐड मार के फिर डिफरेंस लेना वर्किंग कैपिटल, या तो फिर नेट का डिफरेंस ले लो, अलाउंस को फिर इग्नोर कर दो। ओके होगी बात? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 15 लाख विद द बुक वैल्यू 867 वर सोल्ड फॉर ₹1284। गेन आ रहा है लॉस? कितना गेन? 867 वाला एसेट हम कितने का बेच रहे हैं? 1287। ओके होगी बात? कहता जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले तो प्रॉफिट गिवन है क्या? क्या प्रॉफिट गिवन है? तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। नाम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड सबसे पहले रुपीज कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ जी प्यारे भाई, क्या करेंगे सबसे पहले?
प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नहीं नहीं, दोनों लिख सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिख सकते हैं अगर टैक्स ना हो तो। प्रॉफिट बिफोर 3161। अच्छा एक बात, ऊपर 3 जीरो ना कर दें, ऐसे ना, ऐसे कर देते हैं। अच्छा अगर क्वेश्चन के अंदर सारे जाग रहे हो ना, अगर यहां पर हमें लॉस गिवन होता तो क्या करते? सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिख देते, बाकी किसी को भी कुछ ना करते। ये ना कि डेप्रिसिएशन पहले प्लस करते तो माइनस कर देंगे, नहीं, आपने ऊपर प्रॉफिट को नेगेटिव लिख दिया, ओके कर दिया, अब बाकी सारा कुछ वही करेंगे जो पहले करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को नेगेटिव लिखना है बस। एडजस्टमेंट, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हाँ जी बताओ, क्या डेप्रिसिएशन गिवन है या कोई कुछ करना पड़ेगा? अगर कोई ऐसे डेप्रिसिएशन ना गिवन हो तो सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखो बन सकता है तो बना के फाइंड करो, जल्दी से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लो, वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड कर। सब लोग डेप्रिसिएशन का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लो। वर्किंग नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाओ और मुझे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करके दो, जल्दी करो। जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनता है वो भी ऐसे ही पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करेगा फिर आगे जाएगा। गलत सही नहीं शर्माना, बस फाइंड कर दो। तो सीम का क्या होना था? शादी, हाँ यहाँ पर ना रेंट के बड़े खर्चे हैं, पढ़ाई से ज्यादा ना ओवरहेड के खर्चे, तो अपने साथ रख लो शादी प्रो। वो यार वैसे ही रख लो, हाँ अपने साथ रख लो, उतना की खर्चा आना है जितना पहले यार। आपका हॉस्टल है या फ्लैट है? फिर पॉसिबल है, फ्लैट ले लो। नहीं वो अल्लाह के बड़ा आसान था, वहां से कोई मुरीद ले आओ अपना, मतलब कोई बच्चा हो 15 14 15 साल का जो वहां काम कुम नहीं कर रहा, उसको साथ ले आओ, यहाँ पर खाना बनाएगा। यहाँ पर आराम से 3 3 4 4 हजार में मेस प्रोवाइड करते हैं लोग, यानी लोग खाना घर देकर जाते हैं। कोई बंदा सफाई के लिए रख लो, जितना आपका खर्चा होता है उसमें मैनेज हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हो कि यार इस तरह से कोई बंदे को अगर बंदा सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट भी साथ कर सकता है। अरबी की तबीयत ठीक नहीं, घर है ये इधर ही है, राब्ता नहीं हुआ। और हादिया तो साथ भी अभी बीमार तो है नहीं, ये लोग ज्यादा बीमार तो नहीं हो गए।
वही तो मान हाँ जी, कितने डेप्थ आ रही, किधर चले गए, कितना 2498 सबकी यही है, क्योंकि ब्रॉड वन भी गिवन है। ब्रॉड वन कितना है क्वेश्चन के, 5 6 और कैरी डाउन कितना है 7 4, एक डिस्पोजल भी है 633। अब देखिए उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन नहीं गिवन, बट बुक वैल्यू और कॉस्ट गिवन है, उसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। वर्किंग का तरीका भी सीख लें, साथ डेप्रिसिएशन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंस, कि ये हमने फाइंड किया है, कितना आ गया बैलेंस 2498। तो यहां पर वर्किंग का रेफरेंस भी देंगे, वर्किंग नंबर 1 2498। आगे बढ़ते हैं, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर से आगे हम बढ़ते हैं, तो गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन। अगर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो यहां से ही उनका डिफरेंस शो करके ऐसे ब्रैकेट में शो करके ना आगे लिख दो, और कॉस्ट उसका बुक सेल वैल्यू, वरना डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है, ऐसी वर्किंग को डायरेक्ट लिखने में भी कोई मसला नहीं है। तो कितना गेन आ रहा है 41, प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि गेन है। पूरे क्वेश्चन को हमने रीडिंग की थी, उसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं गिवन, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट गिवन, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ जी, करो जरा कैलकुलेशन, कितना 5242, फिर भी कैलकुलेशन कर लो, बंदा काबिल एतबार नहीं है, यही है 5242। इसके बाद भला क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंज, और जाओ जरा टेक तो करो पहले, किस किस का चेंज लेना, एक क्रेडिटर हो गया, एक स्टॉक हो गया, एक डेटर हो गया। अब डेटर के साथ अब बताओ नेट लोगे या ग्रॉस लोगे, अब नेट लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में हमने अलाउंस नहीं ली। तो स्टॉक 2850 से 34 हो गया, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर कितने से कितना 60, क्रेडिटर इंक्रीज है तो इनफ्लो। स्टॉक के बारे में क्या ख्याल है, स्टॉक कम हुआ है ज्यादा, कम हुआ है, स्टॉक डिक्रीज कितने से 2772, ये भी इनफ्लो। उसके बाद आपने लाजमी लिखना है साथ नेट डेटर्स, बल्कि नेट को थोड़ा प्रोमिनेंट करके लिखना, नेट डेटर्स इंक्रीज या डिक्रीज, 4 से 6 इंक्रीज, कितने से 1845 इंक्रीज है तो माइनस। कोई और वर्किंग कैपिटल की चीज गिवन है तो बताएं, ओके चलिए जी, ये हमारे पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम हाँ जी बताएं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 6776,
इसके बाद इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है। ड्राइंग्स हम यहाँ लिखेंगे नहीं और इंटरेस्ट वगैरह वो भी नहीं लिखते, तो बस ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पूरी हो। लिख सकते हैं लेकिन हमने बेस्ट और अल्टरनेटिव बताया था। आप लिखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, लिख लो, ठीक है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अलाउ किया I7 ने। एक दफा पेपर में सवाल आया था कि ड्राइंग्स को ऐसे डील करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कम हो जाए, नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ज्यादा है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ड्राइंग्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे वो तो कम हो जाएगा। तो इस तरह के वो हरकतें कर लेता है, ये उसकी छोटी छोटी शरारतें होती है, मासूम शरारतें। हाँ जी, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सारी इन्वेस्टमेंट आती है नॉन करंट एसेट के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि फिक्स एसेट का लेजर बना करना, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। फिक्स एसेट का लेजर बनाकर मुझे बताएं कि एडिशन कितना हुआ। फिक्स एसेट का लेजर बनाना आता है? पीपी का? चलिए जरा आज देखते हैं कॉमन सेंस से। सब पूछूंगा मैं खुद ही, आप सिर्फ बनाकर मुझे बताओगे कि सर ये अमाउंट आ रही है, मैं जब फाइंड करके बस रुक जाना है आपने 2 मिनट के अंदर अंदर। नया एसेट खरीदा जो है, एडिशन फाइंड करना भी अपना अपना है, दिमाग को इस्तेमाल करो। फिक्स एसेट क्या होता है? ब्रॉड ऑन, कैरी ऑन, एडिशन, डिस्पोजल, यही दे पड़ा है ना हमने, करो जरा। और वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देना, क्योंकि 1 हो चुकी है। जिस पे मर्जी बनाओ, मुझे एडिशन चाहिए, मैंने, बाकी आपका मामला है। एक मिनट, फाइंड करके हाथ रख लेना ऊपर, हवा ना लगे उसको। अब आपका कितना आ रहा है? 4323 4323। रैम आपका कितना आ रहा है? 539। इतना ही? 539। रिजवान आपका कितना आ रहा है? यार आपको ब्रॉड ऑन कैनोन इतने कि मैं आपको, सर आपका कितना आ रहा है? वाजिबुल कत्ल वाली बातें नहीं करनी, बढ़िया। हाँ जमान 368 93 बस 3693 3693 जफा 3693। आपका अभी तक 1 मिनट है। हाँ 6191। चलिए स्टॉप। अच्छा अब आओ जरा, फिक्स्ड एसेट का लेजर 2 तरह से बन सकता है, एक कॉस्ट पे और एक बुक वैल्यू पे, राइट? दोनों से आंसर सेम आएगा, कभी चेंज नहीं आएगा। अब आप मुझे बताएं, ये जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वैल्यू गिवन है फिक्स्ड एसेट, ये कॉस्ट है ये बुक वैल्यू है? अगर बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू पे बना छोड़ो, लेकिन अगर आप कहते हो आप कॉस्ट पे बनाना चाहते हो तो क्या बन सकता है? बन सकता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों बैलेंस में ऐड कर दो, वो कॉस्ट हो जाएगी, फिर कॉस्ट पे बना लो। अपने आप को थोड़ा
मेंटली तौर पर शार्प बन के सोचना है, टाइम भी बचाना है और काम भी करना है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स का लेजर WDV पर बनाऊं, ये WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है या लेजर का तरीका है? लेजर का तरीका है। तो उसका ब्रॉड ऑन बुक वैल्यू इधर आएगा, कैरिड ऑन इधर आएगा, डिस्पोजल इधर आता है, डेप्रिसिएशन भी आता है और कैश आता है। ये आपको बन गया डमी लेजर। नॉर्मल ये चीजें हैं। अगर बुक वैल्यू पे बनाओगे, मैंने क्यों बुक वैल्यू पे बना दिया? क्योंकि मुझे दोबारा वहां पर एड बैक चीजें करनी पड़नी थी। मुझे बताओ ब्रॉड ऑन कितना है जो गिवन है? 1, 2, 3, 4, 6. 1 2, 3, 4, 3 4 6. कैरिड ऑन 1, 5, 1, 151 7, 2. 72। जो डिस्पोजल है उसकी बुक वैल्यू लेंगे या कॉस्ट लेंगे? बुक वैल्यू कितनी? 867। जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने फाइंड किया वो कितनी है? 24 9, 8. सारा कुछ जो गिवन था फाइंड करके पुट करो, आपके पास बैलेंस आ जाएगा 61। 9, 1. एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि हम अपने फिक्स एसेट्स की कॉस्ट फाइंड कर लेते। उसका तरीका क्या होता है? ब्रॉड ऑन की कॉस्ट, कैश, डिस्पोजल, फिर डेप्रिसिएशन यहां ना आती। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता? ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन में ऐड और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिड ऑन में ऐड, तो कॉस्ट बन जाती। तो किसी ने अगर फाइंड किया तो मुझे कॉस्ट बता दे। 1795 और कैरिड ऑन 22642। ये वाला बैलेंस कैसे आया? बुक वैल्यू जो गिवन थी उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डिस्पोजल है अब उसकी कॉस्ट आएगी 1500। आपके पास जो आंसर आएगा वो 6191 ही आएगा। आपने देखना क्या होता है, आपको हर तरह से पता होना चाहिए और देखना चाहिए कि जिसमें हमारा टाइम सेव होता है करते जाओ। ठीक है, पता सारे तरीके अब होने चाहिए। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग नंबर 2 3 या 2 6191 आउटफ्लो। ऊपर वाले का नाम ए रख लो। फिर उसके बाद अच्छा कोई एसेट बेच के कैश आया है? एक एसेट बेचा भी तो है ना, तो कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कैश फ्रॉम 1284 ये गिवन था। इनफ्लो या आउटफ्लो? उसके बाद देखें कोई और चीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन सामने है ना सबके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना? 4911 4911। हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी हो गई। क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? 9818। इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। अच्छा, जो बात एक तो नोट भी करते जाया करो, दिमाग को थोड़ा इतना शार्प बनाओ कि आप मेरी बात भी सुन रहे हो और लिख भी रहे हो, और लिखते वक्त जो बात ना समझ लगे वो पूछ भी लिया करो। 98 ये तो कैलकुलेशन जिसने किया वो देखे, दोबारा कर लो कैलकुलेशन। आप एक दफा दोबारा कर लो। उसके बाद है जनाब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
जल्दी से कैपिटल का लेजर बनाकर मुझे ये बताओ कि फर्दर कैपिटल है या नहीं। कैपिटल का लेजर बनाओ और चेक करके बताओ कोई फर्दर कैपिटल है या नहीं, और वर्किंग नंबर क्या होगी वो 3। जल्दी से सब लोग कैपिटल का लेजर बनाकर ये बताएंगे कि कैपिटल कोई फर्दर कैपिटल है या नहीं। मुझे क्या, आप बताओ। कैपिटल में होता ही यही है, ब्रॉडर प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो जब तक वो माइनस नहीं करोगे तो किस तरह से कैपिटल का लेजर सीखा था हमने, तो वही तो है। हाँ, कल वाले क्वेश्चन में आपने ड्राइंग फाइंड भी की होंगी। हाँ जी, फर्दर कैपिटल है या नहीं, कितना 5450। ब्रॉडर कितना गिवन है जी, 27942। कैरी डाउन कितना है, 334। ड्राइंग्स बी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3120, और पैट तो है ही 3161। अगर तो ये बराबर आएगा तो हम कहेंगे देयर इज नो एडिशनल या फर्दर कैपिटल। अगर बराबर नहीं आएगा तो कैश के नाम से हम लिख देंगे बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 54। सवाल हमारा हो गया। तो हमारे पास आ गया जनाब इंक्रीज इन कैपिटल। कितना 54। ड्राइंग्स 3120। और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कम हो रहा ज्यादा, तो इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर बहुत ही शॉर्ट हो ना, लेस देन 3 मंथ, तो उसको फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेकर कर लेता। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना 929। इंक्रीज है तो इनफ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3259 325। अब हम क्या करेंगे, लास्ट काम ए प्लस बी प्लस सी। नेट पहले नेट करके बताओ, इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज लिखूं। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 217 इनफ्लो एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, देखो जरा कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्वेश्चन के अंदर। देखो कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, सिर्फ एक है। ओपनिंग प्लस करके चेक करो क्लोजिंग के बराबर आ रहा है या नहीं। ओपनिंग कितना है 225, क्लोजिंग नहीं है। इतने लोग मिलके सवाल कर रहे हैं 442। ये हमारे पास बन गया। ये क्वेश्चन तो जस्ट प्रैक्टिस था, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वो चीजें होती है। हर एक का कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और कल से फिर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होंगे। ओके होगी बात। चलिए जी, आज तो इसके आगे 3 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन दोबारा करके
चौथे और पांचवें की प्रैक्टिस करना, यानी ये तीसरा सवाल था ना, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ना गिवन हो तो कोई ऐसा लेजर है जहां से प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो? कैपिटल के लेजर से, ये नहीं पढ़ा हुआ? अगर टैक्स गिवन हो तो यहाँ माइनस करके लिखेंगे, ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो ये आपने मेरे भाई बेसिक प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने जाना है अपने एडजस्टमेंट वाले कैश फ्लो के ऊपर। बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, मतलब आपके टॉपिक सारे रिवाइज हो जाएंगे।